Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi. So today I'm going to teach you chapter number 10 of modern physics, which is atomic structure and radioactivity. So basically, what is the structure of an atom? So atom consists of positively charged nucleus which is surrounded by electrons moving around in a different shells. Nucleus of an atom consists of protons and neutrons and is positively charged. Almost the entire mass of an atom is localized inside its nucleus. An atom as a whole is electrically neutral. So basically इसमें मैं क्या बताया है कि एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है एंड उसको सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं. एंड जो आउटरमोस्ट देन हमारे पास न्यूक्लियस को सराउंड करती है कुछ शेल्स. अभी एक शेल भी हो सकती, दो भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, कितनी भी शेल्स हो सकती हैं. एंड इन शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज. सो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ओवरऑल एटम एंड ना ही वो नेगेटिवली चार्ज होता है. देन हमारे पास आता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर साइज. सो रेडियस जो होती है न्यूक्लियस की वो होते हैं 10⁻⁻15 सेंटीमीटर एंड एटम की रेडियस होते हैं 10⁻⁻10 मीटर. सो जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अबाउट 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन दैट एटम. मतलब कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस उस एटम से 10⁵ टाइम्स स्मॉल होती है. देन न्यूक्लियर कंपोजिशन क्या होता है एटम का? एटम में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड सराउंड कर न्यूक्लियर कंपोजिशन पूछा मतलब न्यूक्लियस का कंपोजिशन. न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड देन आता है प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. चार्ज क्या होता है प्रोटॉन्स पे? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. एंड मास क्या होता है प्रोटॉन्स का? 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg. प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंडर रिसाइड करते हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं. देन हमारे पास आते हैं न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन से. प्रोटॉन के मास के इक्वली होता है इनका न्यूट्रॉन्स का भी मास. जो न्यूट्रॉन्स है वो भी न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करते हैं एक्सेप्ट प्रोटियम. इसमें एक एक्सेप्शन है प्रोटियम. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर वो किसके बराबर होते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. देन हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर. क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किसी भी न्यूक्लियस में कितने होते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एंड एन एटम इज द मास नंबर. इन दोनों को कंबाइनली इनके सम को हम बोलते हैं मास नंबर. एंड अगर हम सिंगल प्रोटॉन्स की बात करें तो उसका जो नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर. देन हमारे पास आता है आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होता है? अलग अलग एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट हो. मतलब कि जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये सेम एलिमेंट्स हैं बट इनमें एटम्स अलग अलग हैं, है ना. हाइड्रोजन तो दोनों ही हैं बट इनके अंदर एटम्स अलग है. इनका मास नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि मास नंबर क्या है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है 1 and 1 बट इनका मास नंबर क्या है? चेंज 1. इसका हाइड्रोजन का होता है 1 एंड ड्यूट्रियम का होता है 2. हाइड्रोजन के आइसोटोप को हम बोलते हैं ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. जिसका मास नंबर 2 वो ड्यूट्रियम एंड मास नंबर विद हाइड्रोजन विद 3 मास नंबर इज ट्रिटियम. देन हमारे पास आता है दो आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के. यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं. जैसे वन इज जिसका मास नंबर 235 है एंड अनदर वन इज जिसका मास नंबर 238 है. यूरेनियम का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 235 है वो फिशनेबल है, मतलब उसका हम न्यूक्लियर फिशन करवा सकते हैं. देन आइसोबार्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. मतलब जिसमें प्रोटॉन के नंबर अलग हो, मास नंबर एटॉमिक नंबर उनका अलग हो बट उनका मास नंबर सेम हो, दैट आर आइसोबार्स. देन हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी. अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस forming simple daughter nuclei with the simultaneous emission or of certain radiations is termed as radioactivity.
मतलब कि किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस का स्पॉन्टेनियस, मतलब लगातार किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस जब डीके होता है कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो वो सिंपल, तो वो क्या करता है, डॉटर सेल्स फॉर्म कर डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। और जब वो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है तब उसके साथ साथ एमिशन होता है रेडिएशंस का, और वो जो रेडिएशंस का एमिशन है उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस forming simple daughter nuclei with a simultaneous emission of certain radiations is termed as radioactivity। अब जो रेडिएशन एमिट करता है कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो 3 टाइप के रेडिएशन एमिट करता है। फर्स्ट होती है अल्फा पार्टिकल्स, सेकंड होते हैं बीटा पार्टिकल्स एंड थर्ड होते हैं गामा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस जो कि डबल चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसका चार्ज और मास एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बराबर हो। इसका सिंबल क्या होता है, बी, ये हम ऐसे बी बना देते हैं इटैलिक्स में कुछ ऐसे, इसके नीचे से लेग हम क्या करते हैं, लेग नीचे एक्सटेंड कर देते हैं एंड माइनस का साइन। देन हमारे पास आता है गामा रेज। गामा रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ हैविंग नो चार्ज एंड नो मास आर कॉल्ड गामा रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होती है और इनका कोई चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज और इनका कोई मास नहीं होता, सो ऐसी रेज को हम क्या बोलते हैं, गामा रेज। गामा रेज आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग एंड हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द सिंबल ऑफ गामा रेज इज, गामा रेज का सिंबल ये है और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। देन रेडियो एक्टिविटी, इन 1986 में फ्रेंचमैन हेनरी बैकरेल ने वो किया था इसका डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ ये क्या एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यूरिंग देयर डीके। किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जब डीके होता है तो उस टाइम पे जो रेडिएशन रिलीज होती है जैसे अल्फा बीटा एंड गामा, उनके स्पॉन्टेनियस एमिशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, देन हमारे पास आता है ऐसे सब्सटेंसेस जो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इट मे बी पॉइंटेड आउट हियर दैट रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग radioactive disintegration only the nuclei of the radioactive material undergo change। तो ये हम देखा जा सकता है कि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। रेडियो एक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस की। देन सर्टेन एलिमेंट्स ही क्यों होते हैं रेडियो एक्टिव, वाई और ओनली सर्टेन एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव। जो एटम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में। तो जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नियरली इक्वल हो और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं तो जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होता है। बट अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो वो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। मतलब कि अगर किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नियरली इक्वल, सो देन द न्यूक्लियस इज स्टेबल। बट इन केस अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, सो इन दैट केस द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। और यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है कि सर्टेन एलिमेंट्स के होते हैं रेडियो एक्टिव। जो न्यूक्लियाई होता है लाइटर एलिमेंट्स का, जिनका लो एटॉमिक नंबर होता है, उनमें नियरली इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो एज अ रिजल्ट जो न्यूक्लियर होता है उनका लाइट एलिमेंट्स का क्या होता है, वो स्टेबल होता है। तो जो लाइट एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिविटी शो ही नहीं करते क्योंकि न्यूक्लियर की जो है उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। वहीं ऑन द अदर हैंड जो न्यूक्लियर होता है हैवियर मेटल्स का, जैसे जिनके एटॉमिक नंबर हाई होता है, उनमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं दैन प्रोटॉन्स। सो एज अ रिजल्ट जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं शो रेडियो एक्टिव बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ दीज एलिमेंट्स कंटेन मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। सो बेसिकली ये था कि क्यों सर्टेन एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। देन रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। रेडिएशन का क्या होते हैं, अल्फा रेडिएशन होती है, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशंस। Rutherford further showed that alpha and beta rays are not rays, but consist of streams of particles. Therefore, these are generally termed as
अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड ने हमें फर्दर ये शो किया कि जो अल्फ़ा और बीटा रेज है वो रेज नहीं होती, वो एक स्ट्रीम होती है पार्टिकल्स की, मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है उसमें पार्टिकल्स का। इसलिए ये अल्फ़ा और बीटा रेज को हम जनरली रेज नहीं बोलते, इन्हें हम अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। देन हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, दे शो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये हमें क्या शो करते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ जाता है। अनलाइक अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड लाइक रिपेल्स ईच अदर। देन अल्फ़ा पार्टिकल्स कैरी 2 units of positive charge and 4 units of mass. Thus, alpha particles are doubly charged helium ions. अल्फ़ा पार्टिकल्स में क्या होता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है एंड 4 यूनिट मास होता है। तो हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या बोल सकते हैं कि वो हीलियम आयंस होते हैं, डबली चार्ज्ड। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है? डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, He2 पॉजिटिव। देन अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। दिस स्पीड इज अबाउट 1/15 दैट ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड की 1/15 स्पीड पे अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं। देन अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव स्मॉल पेनेट्रेटिंग पावर। अल्फ़ा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय थिन शीट्स ऑफ मेटल और माइका। मतलब इनकी पेनेट्रेटिंग पावर क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ये आयनाइज हो जाते हैं, ये गैस को आयनाइज कर देते हैं। जिस गैस से पास करते हैं, जिस भी गैस से हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करवाएंगे, ये उस गैस को आयनाइज कर देते हैं। एंड जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट्स को अफेक्ट करते हैं। देन हमारे पास आते हैं बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पाए गए कि वो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज से सिमिलर है। जो हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, दस बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जो हमारे बीटा पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसलिए जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये इनका जो मास है वो इक्वल होता है दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं। जो बीटा पार्टिकल्स है वो एक स्पीड ऑफ लाइट के 90% स्पीड पे ट्रैवल करते हैं। ये गैस का आयनाइजेशन करवा देते हैं जिस भी गैस से पास करते हैं। बट जो इनकी आयनाइजिंग पावर है वो अल्फ़ा पार्टिकल से मच कम होती है, बहुत कम होती है अल्फ़ा पार्टिकल के कंपैरिजन में इसकी आयनाइजिंग पावर। देन ये ज़्यादा पेनेट्रेटिंग होते हैं। देन आती है हमारे पास गामा रेज। गामा रेज आर हाईली एनर्जेटिक। ये हाईली एनर्जेटिक होती है। गामा रेज आर एमिटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। सारे जितने भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं वो सब गामा रेज एमिट करते हैं। गामा रेज डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से। दस गामा रेज डू नॉट कैरी एनी चार्ज। गामा रेज को जो हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती है ना ही नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता। जो गामा रेज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं लाइट रेज की जैसी और एक्स रेज की जैसी, बट इनकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्मॉल। गामा रेज की वेवलेंथ कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ये लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती है। इनके पेनेट्रेटिंग पावर हाई है। ये जो आयनाइजिंग पावर होती है गामा रेज की वो बहुत ज़्यादा फीबल, बहुत ज़्यादा लो होती है। गामा रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। देन हमारे पास आता है चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस। जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं। तो जो एमिशन होता है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का वो कॉमन होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का जो इफेक्ट होता है वो डॉटर एलिमेंट के नेचर में फाउंड किया जाता है। जैसे अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अल्फा एमिशन। अल्फा डीके या अल्फा एमिशन होता क्या है? एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है उस एमिशन को हम बोलते हैं अल्फा एमिशन। एक अल्फा पार्टिकल डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है। जो अल्फा पार्टिकल होता है वो He2 पॉजिटिव होता है। देयरफॉर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ मास नंबर बाय 4 यूनिट्स एंड एटॉमिक नंबर बाय 2 यूनिट्स। जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है।
जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 यूनिट्स कम होता है और मास नंबर 4 यूनिट्स कम होता है पेरेंट सेल के कंपैरिजन में। जो अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियर इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई अल्फा पार्टिकल है जिसका ए मास नंबर एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। सो जो डॉटर हमारे पास पार्टिकल फॉर्म होगा, जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होगा, उसमें जो मास नंबर है वो 4 यूनिट्स कम होगा एंड एटॉमिक नंबर इज 2 यूनिट्स लेस देन द पेरेंट एटॉमिक नंबर। प्लस हमारे पास हीलियम एटम रिलीज होगा एंड एनर्जी। अल्फा पार्टिकल ही तो होता है हीलियम एटम। सो व्हेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट emits one alpha particle, then the daughter elements will lie two groups on the left of the group of the parent element. The mass number of the daughter element will be 4 units smaller than that of the parent element. Then example क्या होता है अल्फा डीके के यूरेनियम को जब डीके कर होता है जब यूरेनियम, तो इसमें क्या थोरियम फॉर्म होता है। थोरियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 90 एंड मास नंबर होता है 238 से 4 लेस विच इज़ 234। प्लस एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा एंड एनर्जी। नेक्स्ट इज पोलोनियम, इसमें क्या होगा लेड फॉर्म होगा एंड अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा प्लस एनर्जी। देन रेडियम में रेडॉन फॉर्म होगा अलॉन्ग विद द अल्फा पार्टिकल एंड एनर्जी। देन हमारे पास आता है बीटा एमिशन। बीटा एमिशन क्या होता है, बीटा पार्टिकल का एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड बीटा एमिशन। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल के एमिशन को हम बोलते हैं बीटा एमिशन। बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं ई, इसका एटॉमिक नंबर होता है -1 एंड मास नंबर है 0। सो एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल से क्या रिजल्ट आता है, जो न्यूक्लियस का जो एक नेगेटिव चार्ज है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज वो कम हो जाता है और जो मास नंबर होता है वो अनचेंज रहता है। सो बीटा एमिशन का क्या रिजल्ट होगा कि जो न्यूक्लियस से एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा एंड मास नंबर वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बीटा एमिशन में क्या होगा, रिलीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। न्यूक्लियाई डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो न्यूक्लियाई होता है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सो हमारे पास जैसे ये न्यूट्रॉन था, ये बीटा पार्टिकल हमारा कोई, सो इससे क्या फॉर्म होगा, एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। सो whenever beta particle is emitted, the number of neutrons inside the nucleus decreased by 1. Number of neutrons is decreased by 1. Sorry. क्या आएगा, number of neutrons is decreased by 1 and the number of protons inside the nucleus increases by 1. See, number of neutrons is decreased by 1 and number of neutrons is increased by 1. The mass of the daughter nucleus is same as that of the parent nucleus because the electron has a negligible mass. Thus, during beta emission, the atomic number of daughter nucleus is 1 more than that of the parent nucleus and the mass number remains unchanged. बीटा पार्टिकल में क्या होता है, मास नंबर अनचेंज रहता है एंड एटॉमिक नंबर 1 मोर हो जाता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट न्यूक्लियस। लाइक यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A। सो मास नंबर तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 ऐड हो जाएगा अलॉन्ग विद बीटा पार्टिकल रिलीज होगा इसके। देन हमारे पास जैसे कार्बन एटम है, कार्बन एटम का जब बीटा डीके होगा सो ये क्या बन जाएगा, इसका नाइट्रोजन एटम बन जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 7 एंड मास नंबर विल रिमेन सेम अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ बीटा पार्टिकल एंड एनर्जी। देन हमारे पास फॉस्फोरस से सल्फर बन जाएगा अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ बीटा पार्टिकल एंड एनर्जी एंड सोडियम से मैग्नीशियम। देन हमारे पास आता है गामा एमिशन। गामा एमिशन क्या होता है, गामा एमिशन में क्या होता है, द एमिशन ऑफ गामा रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नोन एज गामा एमिशन। जो एमिशन होता है अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, उसमें क्या होता है डॉटर न्यूक्लियाई जो होती है वो एक एक्साइटेड स्टेट में रह जाती है। तो उस एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस है वो एमिट करता है गामा रेज। जैसे मान लो अल्फा बीटा डीके के बाद हमारे पास कोई ये एलिमेंट है, ये क्या है एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है। सो ये जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है ये रिलीज करता है हमारे पास गामा रेज। जैसे कार्बन है,
कार्बन रिलीज करेगा, कार्बन फॉर्म होगा एंड कार्बन गामा रेज रिलीज करेगा। यूरेनियम है, यूरेनियम के साथ अगर हम एक न्यूक्लियस का रिएक्ट करवाएंगे सो हमारे पास क्या होगा, यूरेनियम 239, यूरेनियम का आइसोटोप फॉर्म होगा एंड गामा रेज रिलीज होगी। सो ये था अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन। देन आता है हमारे पास यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बहुत सारे यूज होते हैं। मेडिकल यूज़ में फास्फोरस को हम यूज़ करते हैं फॉर लोकेटिंग सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर, malignant growth, as the fast growing cells tend to concentrate phosphorus more than the normal cells. It is also cure for leukemia. मतलब ये कैंसर को लोकेट करने में हेल्प करता है, ल्यूकेमिया क्योर होता है। देन रेडियो एक्टिव आयोडीन और आर्सेनिक को यूज़ करते हैं हम ब्रेन ट्यूमर्स और ऑपरेशंस को लोकेट करने के। ब्रेन ट्यूमर्स को लोकेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन का और आर्सेनिक का। देन आयोडीन 131 इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं हम, आयोडीन के आइसोटोप से। देन गोल्ड 198 आइसोटोप इज यूज्ड फॉर क्योरिंग सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर। कैंसर के कुछ फॉर्म को क्योर करने में गोल्ड भी यूज़ होता है। सोडियम को यूज़ करते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के सर्कुलेशन को एग्जामिन करने के लिए। देन कोबाल्ट का एक बीटा एमिटर है विद अ हाफ लाइन ऑफ 5.27 years. Nickel 60 is thus formed and is a very strong gamma emitter. This intense gamma radiation from cobalt 60 disintegration producing is replacing the use of radium in the cure of cancer. पहले हम क्या करते थे, कैंसर के क्योर के लिए रेडियम का यूज़ करते थे, बट अब हम कोबाल्ट का यूज़ करके कोबाल्ट से जब हम बीटा एमिशन करवाते हैं तो हमारे पास निकल फॉर्म होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग गामा एमिटर है। सो अब हम उस रेडियम की जगह आजकल हम इसका यूज़ करने लग गए और ये चीपर और सेफ़ होता है यूज़ करने के लिए। एग्रीकल्चर में क्या क्या यूजेस होते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन टू डेवलप न्यू एंड इम्प्रूव वेराइटी ऑफ प्लांट्स बाय फोर्स म्यूटेशन, नई और इम्प्रूव वेराइटी प्लांट्स की अगर हमें डेवलप करनी है। देन हम रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। और टू इरिडेट सीड्स प्लांट्स टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने या एलिमिनेट करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं हम फ्यूल की तरह फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इनका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर स्टडिंग द एफिशिएंसी ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड प्रिवेंटिंग द वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। मतलब कि मशीन के मूविंग पार्ट्स के उनके डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। देन एज ऑफ ग्लेशियर्स, स्नो फील्ड्स एंड इवन वाइन्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय, हम ग्लेशियर्स की एज या स्नो फील्ड्स की एज को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेडियो आइसोटोपिक डेटिंग के यूज़ करके। देन रेडियो डेटिंग ऑफ मिनरल रॉक्स मिनरल्स की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं हम रेडियो डेटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करके। देन कार्बन कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स की भी हम एज डिटरमाइन कर सकते हैं इसका यूज़ करके, और इस मेथड को हम बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। नोट है यहाँ पे, नो रेडिएशन आर यूज्ड फॉर रेडियो डेटिंग, इट्स जस्ट बीटा डीके ऑफ कार्बन एटम। मतलब कि रेडियो डेटिंग में हम कोई भी रेडिएशन यूज़ नहीं करते, इसमें जस्ट हम बीटा डीके करवाते हैं कार्बन एटम का। देन हमारे पास रेडियो एक्टिविटी के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। ऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एमिट रेडिएशन, सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडिएशन से एमिट करते हैं। जो रेज और पार्टिकल्स एमिट होते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वजह से, उनमें अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गामा पार्टिकल्स होते हैं, एक्सरेज होते हैं। इन रेडिएशंस के अलावा जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे कम पेनेट्रेट करते हैं, और एक्सरेज और गामा रे सबसे ज़्यादा पेनेट्रेट करते हैं। एक्सरेज और गामा रे सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। ये हाईली एनर्जेटिक होती है ये रेडिएशंस, और ये हमारे टिश्यूज, सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इन रेडिएशंस के, फर्स्ट होते हैं सोमैटिक इफेक्ट्स, देन होते हैं जेनेटिक इफेक्ट्स। सोमैटिक इफेक्ट्स जैसे कि हमारी बॉडी सेल्स को वो कर देगी डैमेज, जिसकी वजह से कैंसर जैसे डिजीज हो सकती हैं। देन जेनेटिक इफेक्ट्स,
जेनेटिक इफ़ेक्ट्स जैसे ये हमारे जीन्स को डैमेज कर सकती हैं अफेक्टेड पर्सन के, और ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन में पास भी होते हैं। देन सेफ्टी मेजर्स का क्या होते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के अगेंस्ट। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, जब किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से लीकेज हो जाती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की लाइफ सपोर्टिंग एयर में या फिर वाटर में, सो इसकी वजह से क्या होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। सो कुछ हमें सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए। जैसे वाइल जब हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को हैंडल कर रहे हैं, जब हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्पेशली डिज़ाइंड lead lined aprons, gloves and special glasses made from lead contain lenses should be used। हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। जो पीपल वर्क करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ, उन्हें स्पेशल फिल्म बैजेस पहनने चाहिए। ये फिल्म बैजेस को हम टेस्ट कर सकते हैं क्यूमुलेटिव एक्सपोजर ऑफ वर्कर टू हार्मफुल रेडिएशंस, मतलब कि इनसे हम उनके लगातार एक्सपोजर को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल करने के लिए हमें उससे किससे हैंडल करना चाहिए, मैकेनिकल टोंग से। एक पीरियोडिक कंपल्सरी मेडिकल चेकअप ऑफ ऑल द वर्कर्स डीलिंग विद रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी डन, मतलब कि जो भी वर्कर रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं उनका एक मेडिकल चेकअप कंपल्सरी होना चाहिए। देन बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होते हैं, द रेडिएशंस फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बोथ नेचुरल एंड मैन मेड to which living beings are exposed all the times are called background radiations। ऐसी रेडिएशन जो बहुत नेचुरली और मैन मेड सारे सोर्सेज से आती हैं, जो मतलब लिविंग बीइंग जिसमें एक्सपोज रहते हैं सारे टाइम, उन रेडिएशंस को हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज और एक्स रेज, ये क्या है, बैकग्राउंड रेडिएशंस है। सोर्सेज क्या क्या होते हैं, अर्थ की क्रस्ट में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनसे भी ये रेडिएशंस आती हैं। कार्बन-14 एटम, इनसे भी बैकग्राउंड रेडिएशन फॉर्म होती है। और कॉस्मिक रेज जो कि हमारे अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उनसे भी बैकग्राउंड रेडिएशंस आती हैं। देन हमारे पास आता है एक्स रेज। एक्स रेज क्या होती है, एक्स रेज आर आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम अ हाईली इवैक्यूएटेड हाईली वोल्टेज ट्यूब, मतलब कि ऐसी ये क्या है, आयनाइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और ये हाई वोल्टेज ट्यूब से एमिट होती हैं। ये मतलब ऐसे मशीन्स में प्रोड्यूस होती हैं जहाँ पे करंट पास होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब या फिर एक हॉट कैथोड रे ट्यूब से। जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट पास होता है तब एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ये लेस डेंस मैटर्स में पेनेट्रेट करती है और इनकी जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है, मतलब लो रेंज फ्रिक्वेंसी एक्स रेज में लेस एनर्जी होती है और ये लेस पेनेट्रेटिंग और आयनाइजिंग होती है। एक्स रेज एक इमेज छोड़ जाती है फोटोग्राफिक पेपर पे। एक्स रेज को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एयर में वेरी मच, और ज़्यादा डेंस एरियाज हमारी बॉडीज़ के जैसे कि बोन, एलो, फ्यूअर एक्स रेज थ्रू, सो दीज अपीयर पेलर ऑन एक्सरे इमेजेस, मतलब कि एक्सरे इमेजेस पे हमारे जो बॉडी के जो डेंस एरियाज होते हैं वो येलोइश पेलर अपीयर होते हैं। एक्सरेज जो है वो कॉमनली यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में बोन्स की फोटोग्राफ्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम चेक कर सकें कोई फ्रैक्चर या फिर कोई सीटी स्कैन वगैरह करना हो तो उसके लिए। एक्सरे सेफ कैसे हैं, रेडिएशन होते हुए भी जो हाई लेवल ऑफ एक्सरेज होती है वो हार्मफुल होती है, लेकिन इन रेज को हम मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और ये हार्मफुल नहीं होती। एक्स रेज जैसे कि गामा रेज, ये क्या होती है, पेनेट्रेटिंग होती है और इनमें इनफ एनर्जी होती है टू आयनाइज एटम्स इन देयर पाथ। ये उनके रास्ते में जो एटम्स आते हैं उन्हें रास्ते में ही आयनाइज कर देती हैं। नियरली आइडेंटिकल टू गामा रेज, एक्स रेज रिक्वायर शील्डिंग टू रिड्यूस देयर इंटेंसिटी एंड मिनिमाइज द डेंजर ऑफ टिश्यू डैमेज। ये मतलब ज़्यादा टिश्यू डैमेज नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू गामा रेज। उसके बाद एक्सरे हार्मफुल भी होती है बट ज़्यादा अमाउंट में होती है वो। देन हमारे पास आता है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियस का जैसे हैवी एटम, जैसे कि हमारे पास है यूरेनियम, इसके न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है तो उसमें क्या होता है,
bombarding with slow neutrons into two lighter nuclei with the simultaneous release of huge amount of energy. जब हम यूरेनियम के 235 आइसोटोप को उसके न्यूक्लियस को स्प्लिट करवाता है तो वो टू लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है और बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जैसे एक यूरेनियम न्यूक्लियस था, इसमें हमने एक यूरेनियम न्यूक्लियस ऐड करा और जब इसका स्प्लिटिंग होगी तो दो लाइटर न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस हमारे पास फॉर्म होंगे एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स फ्लो करेंगे जिससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देन फिजन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे ये यूरेनियम है, इसमें हमने स्लो न्यूट्रॉन ऐड करा, सो हमारे पास ये बना यूरेनियम 236। सो इसके बाद टू डॉटर न्यूक्लियस बनेंगी प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। एक्स और वाई जो फॉर्म होंगे रिएक्शन में वो फ्यूजन फ्रेगमेंट्स, उन्हें फ्यूजन फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। देन हमारे पास आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई को हम फ्यूज़ करवाते हैं एक स्टेबल हैवियर न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए। इसमें क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? इसमें जैसे ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें हमने हाइड्रोजन ये दोनों ड्यूट्रन न्यूक्लियाई हैं, इन दोनों को जब हम कंबाइन करवाएंगे तो हमारे पास एक हीलियम एटम फॉर्म होगा अलॉन्ग विद अ न्यूट्रॉन। अब जो ये फ्यूजन का रिएक्शन है इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन रिएक्शन बिटवीन टू ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई फॉर्मिंग ट्रिटियन एंड अ प्रोटॉन इज। सो हमने दो ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई को रिएक्ट करवाया, एक ट्रिटियन बना और साथ में एक प्रोटॉन बना। देन हमारे पास वाई डज न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ही क्यों होता है न्यूक्लियर फ्यूजन? क्योंकि जो कंबाइनिंग न्यूक्लियर होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं टुगेदर, वो साथ में फ्यूज़ तभी करते हैं जब उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है कम रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। अगर हमारे पास जो दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर रहे हैं उनके पास जब सफिशिएंट एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उनके जो म्यूचुअल रिपल्शन होता है उसे ओवरकम करने के लिए, तभी वो फ्यूज़ कर पाएंगे। सो उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, उस सफिशिएंट लार्ज काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए हमें उन एटम्स को बहुत ज़्यादा हाईली हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे। सो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन हाई टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है। देन एडवांटेजेस क्या होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ओवर न्यूक्लियर फिजन? इक्वल मास बेसिस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फिजन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में कम प्रॉब्लम्स होती है रेडिएशन पोल्यूशन की और वेस्ट डिस्पोजल की। जो फ्यूल होता है फ्यूजन के लिए वो हाइड्रोजन होता है, वो जो कि इजीली अबंडेंस में अवेलेबल है, जबकि फिजन के रिएक्शन के लिए हमें यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। उसको डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ओवर फिजन? न्यूक्लियर फ्यूजन एक वेरी हाई टेम्परेचर पे ही हो सकता है और उस ना हाई टेम्परेचर लैब्स वगैरह में अचीव नहीं कर सकते। तो एक बिग प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को कैरी करवाने के लिए, और यही सिर्फ एक डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर फ्यूजन का ओवर न्यूक्लियर फिजन। उसके बाद डिफरेंट कैसे हैं ये दोनों? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है टू और मोर लाइटर वंस में, और न्यूक्लियर फ्यूजन में दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन सारे टेम्परेचर पे हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ओनली हाई टेम्परेचर पे ही होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इसके लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती फ्यूल की, और इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसमें प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव नहीं होते। देन हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या होती है? ऐसी रेज और पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान और ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन, से इन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस। जैसे कॉमनली हमारी क्या क्या अल्फ़ा पार्टिकल्स है, गामा रेज है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स है, बीटा पार्टिकल्स हैं एंड एक्स रेज है। अब इन रेडिएशंस में से अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है? लेस पेनेट्रेटिंग है, एक्स रेज और गामा रेज हाईली पेनेट्रेटिंग है और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन और पॉल्यूशन हैजार्ड।
सो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर फिजन से इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे फर्स्ट इज माइनिंग, सेकंड इज न्यूक्लियर फिजन इनसाइड अ रिएक्टर, देन हमारे पास डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे और ओर को एनरिच करेंगे, देन हम न्यूक्लियर फिजन करवाएंगे, देन जो उसका वेस्ट होगा उसको डिस्पोज करेंगे। सो ये जो सारे जो प्रोसेस है इनमें सब्सटेंस जो चाहिए होते हैं, वो सब्सटेंस चाहिए होते हैं जो एमिट करते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस। सो some of these harmful radiations enter into our environment and pose the danger of radiation pollution. सो इनमें से कुछ हमारे जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो एनवायरनमेंट में भी एंटर कर सकती हैं और एक रेडिएशन पॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है। देन हमारे पास आएगा न्यूक्लियर वेस्ट कैसे जनरेट होता है। न्यूक्लियर वेस्ट कैसे जनरेट होगा, फर्स्ट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर से। सेकेंड माइनिंग, जब हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की माइनिंग करते हैं तब हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है। एट न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे जिन कॉम्प्लेक्सेस में न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होगा। और लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए, उनके रिसर्च के लिए, तो वहाँ पे भी न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है। उसके बाद डैमेजिंग इफेक्ट क्या क्या होता है न्यूक्लियर वेस्ट के। पहला, जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो अर्थ को पॉल्यूट करते हैं एक डेंजरस लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी से। अगर न्यूक्लियर वेस्ट अंडरग्राउंड वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो जो रेडिएशंस है वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है और हम सब की बॉडी में फूड चेन के थ्रू एंटर कर लेती है। देन जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो हाई एनर्जी रेडिएशन रिलीज करता है जो कि हार्मफुल होते हैं लिविंग बींग्स के लिए। इनसे कैंसर, ल्यूकेमिया जैसे डिजीजेस भी हो सकती हैं। उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें। न्यूक्लियर वेस्ट का होता है हाईली रिएक्टिव, रेडियो एक्टिव होता है। अगर ये अच्छे से हमने इसे डिस्पोज नहीं किया तो इससे बहुत सारा डैमेज हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सो अब इसे डिस्पोज कैसे करना है। जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसे हम प्रेजेंटली कैसे डिस्पोज करते हैं, बाय सीलिंग इट इन करोजन प्रूफ कंटेनर्स विच आर देन स्टोर्ड अंडरग्राउंड इन स्पेसिफिकली डिजाइंड deep concrete walls. Precautions are taken so that it does not come in contact with the upper soil and the underground water. So हम क्या करते हैं, इन्हें corrosion proof कंटेनर में सील कर देते हैं और इन्हें अंडरग्राउंड स्टोर करके रख देते हैं। और हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि ये अंडरग्राउंड वाटर से और अपर सॉइल से कंटैक्ट में ना आए। उसके बाद हाउ कैन हैजार्ड्स फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी मिनिमाइज्ड। हम सेफ्टी मेजर्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। फर्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर को हमें लोकेट करना चाहिए कैसी प्लेस पे जो हाई पॉल्यूशन एरिया से, हाई पॉपुलेशन एरिया से दूर वो करना चाहिए हमें लोकेट। सेकंड, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसे शुड बी प्रोवाइडेड विद अ थिक कोटिंग ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्बिंग मटेरियल एंड क्लोज इन थिक। इसे हमें एक थिक कंक्रीट उसमें बॉक्स में रखना चाहिए ताकि कोई लीकेज ना हो सके। और बिल्डिंग एंड द एंटायर स्ट्रक्चर फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर शुड बी अर्थक्वेक प्रूफ। वो क्या होना चाहिए, अर्थक्वेक प्रूफ होना चाहिए। हमें इसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हमें इसे यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. Hope you like my video, and if you like my videos then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye.